कहीं बैठकर किसी ने जिन्नात बुलाने हैं, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे और अभी हम जिन्नात बुलाना चाहें? मोमबत्ती जलाएंगे हम इधर तो जिन्न आ जाएंगे। कोई जिन देखा हो जो अभी तक याद हो? अपना सर टांगों पे रखने ऐसे कोई बैठा था काले लिबास में, चुड़ैल। हम उसके करीब अब पहुंचे हैं ना तो वो गायब हो चुकी थी, वो टर्नेडो ही था। अब उस टर्नेडो के अंदर से जैसे गाड़ी गुजारी है ना तो हमारी गाड़ी में से ना एक बड़ी गंदी सी स्मेल आई मुर्दा गोश्त की। और मेरा भाई जो पीछे नींद में था उसने कोई ख्वाब देखा कि हमारी गाड़ी के ऊपर ना कोई बहुत बड़ी डायन उड़ती हुई कोई एंटिटी है, वो हमारी गाड़ी पे ऐसे आकर चिपक गई है। किन किन अशकाल में देख चुके हैं आप ये अनदेखी मखलूक को? जब हम गिलगित बल्तिस्तान गए थे हमने वहाँ पे तब भी चुड़ैल देखी थी दुल्हन के लिबास में। रात को 12 बजे के बाद वो कारपेट ज़मीन से उठा हवा में और उसने ट्रैवल शुरू कर दिया। जब वो घर के दरवाजे पे आया तो घर का दरवाज़ा ऐसे खुला है। जादू करके घर के दरवाजे पे पहुंचा है तो जैसे जादू करके घर का दरवाज़ा खुला वो सामने बैठ के जो भी जादू तंत्र मंत्र कर रहा है। वो ना रिसेंटली एक घर में शिफ्ट हुए थे रेंट पे। उस घर के अंदर बेरी का दरख्त था और वो घर हाउंटेड था। उस दरख्त पे ना कौवे आके बोलते थे। उसके साथ फिजिकल रिलेशन में वो एंटिटीज़ आ चुकी थी। मेरे पास जब आया तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा सारियाँ गड्डियाँ विक गई हैं, सारा कुछ विक गया है, वो कार विक गया, किराए आ गए हैं। सड़क के दरमियान में कोई चीज़ खड़ी थी तो उसको देख के ना मैं शल हो गया हूँ। अब वो जब वो टर्न होता है, अगर आप गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे ना करें तो गाड़ी सीधी नहर में चली जाएगी। तो भाभी कहती है कि मैंने पकड़ के स्टीयरिंग ऐसे घुमाया तो गाड़ी बाकायदा पूरी घूमी और हमारा वहाँ एक्सीडेंट हुआ। गुड्डे में सुई लगा दो, उस तरह का जादू होता है, ये सारी बातें सच होती हैं? पुतला बना के जिस पुतले के ऊपर जिस बॉडी पार्ट के जिस पॉइंट पे जिस पोजीशन पे जादू करके सुइयां लगाई जाती है ना वो बॉडी पार्ट डैमेज होता है। कोई ऐसा वाकया है जिसको टैकल करते हुए खुद लग रहा हो कि नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया, या कोई खौफनाक वाकया ऐसा हो जो देखा हो अपनी आंखों से, ऐसा कोई जिन देखा हो जो अभी तक याद हो? अच्छा, जिन तो जो मैंने पहली बार देखा ना ज़िंदगी में वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो वाकया टैकल करते हुए बड़ा मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा था वो गिलगित बल्तिस्तान का, वो मैं आपको इसके बाद सुनाऊँगा। ठीक हो गया। मेरी फैमिली में भी इस तरह के रहे हैं वाकयात। एक हर फैमिली में एक माहौल होता है, मैं अपने बेशुमार इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ। खैर वो मैं अपने अबाई घर गया तो मेरे दादा के सरहाने ना कोई तावीज़ लगा हुआ था। मुझे अब पता चलता है कि वो घर हाउंटेड था। मैं तब तकरीबन 4 या 5 साल का था जब हमने वो घर छोड़ दिया था। तो पिछले 2 साल पहले हमारा प्रॉपर्टी का वो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हुआ है। तो वो जब अपने चचा वगैरह के साथ बैठे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया पूरा घर हाउंटेड था। और मेरे दादा को मना किया था किसी ने घर लेने से। जब मेरे दादा ख़रीदने के गए थे तो इस घर में कोई बाबा बैठा था तो उसने मना किया था ये घर ना ख़रीदें, लेकिन मेरे दादा ने फिर भी ख़रीदा। वो चाहे इन चीज़ों को शायद नहीं मानते थे। ये मुझे चाचू ने बातें बताई। मुझे अच्छी तरह याद है उस घर के गैराज के बाहर ना अलम लगाने की जगह थी। उस घर से अलम उतरा हुआ था, अलम भी किसी ने उतारा हुआ था। तो जहाँ पे अलम लगा हो या किसी जगह से आप अलम या ऐसी चीज़ को रिमूव करें वो भी जगह भी बाद में प्रॉब्लम करती है, क्योंकि जो चीज़ आपने ऐसी हस्तियों से ऐसी हस्तियों के साथ मंसूब कर दिया तो फिर उसको वैसे रहना पड़ता है। मैंने ना रात 2:30-3 बजे ना हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ कर ना अपने चाचू वगैरह के साथ ना आम खा रहे थे, गर्मियों के दिन थे। और मैं ना किचन में आया बर्तन रखने के लिए। तो किचन में जाने के लिए ना जो उस घर में जब हम रहते थे जो हमारा कमरा था ना वो यूज़ होता था, कमरे में से गुजर के जाते थे या बाहर से आपको जाना पड़ता था। तो टीवी लॉन्च में से मैं अपने कमरे में से गुजर के किचन में गया हूँ, बर्तन रख के वापस आया हूँ। तो मेरा दिल किया मैं दरवाज़ा खोल के ना अंदर झांकूँ अपने दादा के कमरा में, क्योंकि मैं दादी का लाडला था कि यहाँ पे रहता था, बचपन गुजरता था। जब ये मैं जो आपको वाक़या सुना रहा हूँ तब मेरी उम्र होगी कि 14-15 साल। मैं ना जब वो दरवाज़ा खोला ना तो उस कॉर्नर में ना लेफ़्ट कॉर्नर में ना दादा के दादी के कमरे में से ना स्टोर का था दरवाज़ा और किसी और कमरे के साथ भी, सारे कमरे इंटरकनेक्टेड थे। जो स्टोर का दरवाज़ा था ना उस दरवाजे में ना तकरीबन 3 मंजिला एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल बहना। उसने वो पैम्पर टाइप लंगोट एक बांधा हुआ बस, और उसका जो गेटअप था ना वो जिसामत, उसका फिज़िकल अपीयरेंस जो थी वो कोई जैसे कोई वो नहीं होते
सनातन धर्म में साधु होते हैं जो ये कुंभ के मेले के होते हैं, जो जिन्होंने जिस्म पे राख मली हो या लंबे लंबे काजर और लंबा टीका और अजीबोगरीब उनका वो लंबे लंबे बाल, वैसा उसका गेटअप था। मुझे नादे अली आती थी पढ़नी एक दुआ, और ये लाहौला वाला कुव्वत आता था, और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने अनइंटेंशनली ना ये चीज़ें ना मेरी ज़ुबान पे आना शुरू होगी, और आयतल कुर्सी की शुरू की 2-3 लाइनें मैं बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, जो जो समझ में आ रहा मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उसने मेरे से कम्युनिकेट किया, जिन ने बात उसने मेरे से स्टार्ट की। उसने कहा तुम यहाँ पे जिस मकसद के लिए आए उस मकसद में तुम नाकाम होगे, तुम अपने काम से काम रखो वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगा। क्योंकि वो हमारा क्लैश क्रिएट किया गया था काले जादू के साथ ना, हमारे आबाई घर से। तो मैं ये चाहता था कि ये क्लैश ख़त्म हो, तो उसने मुझे डराया धमकाया, खैर वो चीज़ ख़त्म होगी। अच्छा, इसी दिन ये जिस रात ये वाक़या पेश आया, इससे पहले शाम को क्या होता है कि हम ना लॉन में बैठे हुए थे अपने सहन में, घर के काफ़ी बड़ा घर है, तो वहाँ पे ना छोटा सा लॉन भी था। मुझे ये चीज़ें ना कुछ ब्लेस्ड है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई बड़ी वो चीज़ें की और मुझे सब कुछ, ये मुझे अपनी दादी की वजह से काफ़ी चीज़ें ब्लेस्ड है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। मुझे ना मुर्दा कच्चे गोश्त की ना बदबू आना शुरू हुई बैठे हुए रात शाम के टाइम ना, मगरिब से पहले। मेरे दादा बैठे थे, चाचू मेरे बैठे उसी थे। दिन का वाक़या? उसी रात से पहले जो दिन गुजरा था ना, यानी कि आज शाम गुजरी है, आज शाम का वाक़या, तो रात का वो वाक़या जो मैंने दिन देखा कमरे में। ठीक है। शाम को क्या होता है कि मैं बाहर चाचू के साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, तो मुझे स्मेल आई, तो मैं चाचू से कहा मुझे ना मुर्दा गोश्त की स्मेल आ रही है, और मैं उसको स्मेल को ट्रेस करता करता ना लॉन के कॉर्नर में चला जाता हूँ। वहाँ जाके मैं देखता हूँ तो मट्टी ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं चाचू से कहा यहाँ से मुझे स्मेल आ रही है, तो चाचू ना मेरी शक्ल देखने लगे, कहते यहाँ से 2 दिन पहले हमें एक काली सीरी मिली है और 2 छुरियाँ मिली हैं, और उसी दिन जितने भी परिंदे दादाबू ने पाले थे ये मर गए थे। तो मैंने उसको जाके ना नहर में फेंका, बिल्कुल इस जगह से मिली। मैं कहा जी मुझे तो अभी बदबू आनी शुरू हुई है, जबकि वो और किसी को भी बदबू नहीं थी आ रही। उसी रात ये वाक़या पेश आया था। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने जिन लाइव आंखों से देखा, लेकिन बचपन से मैं ख्वाब में देखता आया हूँ ऐसी एंटिटी। क्या ख्वाब कैसे आते थे? ख्वाब ये आते थे कि मुझे ना बूढ़ी माइयाँ नज़र आती थी, जिनका जिसको आप विच कहते हैं ना इंग्लिश में, एक विच कैरेक्टर, वो मुझे नज़र आती थी ख्वाब में, उनको मैं देखता था ख्वाब में। वो मुझे नहीं था समझ आता कि मेरे साथ क्यों होता है, लेकिन वो ऐसा ऐसा पता चला कि ये चीज़ें कुछ होती हैं। मेरी दादी जो थी, अल्लाह उनकी मागफरत करे, वो बड़ी नेक खातून थी, और लोग उनको कहते थे उच्चे कलमे वाली। वो आवाज़ उनकी बड़ी ज़्यादा थी। हर जुमेरात, हर 11वीं पे को 70-80 औरतों को बुला के मिलाद कराना उन्होंने, और इस तरह की चीज़ों की बड़ी शौकीन थी, लोगों को खिलाना पिलाना। वो सखी थी, मलंग टाइप औरत थी। तो मेरे दादा ने माशाल्लाह जितना भी कमाया ना, वो मेरी दादी ने लोगों को खिलाया। तो मुझे वो दादी से अटैचमेंट थी। नाम भी मेरा दादी ने रखा था, पहले मेरा नाम अली था, तो ये मेरा फिर बाद में नाम, मैं 8th में था, फिर अकॉर्डिंग टू ज़ोडिक मेरे दादा ने, नाना ने करवाया था कि इनके नाम चेंज करो। हम तब भाइयों के फिर नाम चेंज हुए थे। तो जब मैं पैदा हुआ था ना, तो मेरे पैदा होने में भी ये था कि ये पैदा ना हो। हमारे ना एशिया में एक कल्चर है जेलसी का बहुत ज़्यादा, गोरों में नहीं है। अगर आपने कोठी ले लिया, लैंड क्रूज़र ले लिया है, आईफोन ले लिया है, आप बाहर के टूर कर रहे हो, तो बाहर के मुल्क कोई किसी को बहुत रेशन नहीं होती। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के, फैमिली में ही होता है, बारात चलते किसी को क्या आपसे गर्ज, रिलेटिव्स यहाँ हल्का है बाप में, गली मोहल्ले में लोग होते हैं। वो जेलसी ये थी कि मेरी अम्मी अब शादी करके जिस घर में आई, वो बड़ी फैमिली, अब वो ये था कि भी अब इनके बच्चे कोठियों में पलेंगे बढ़ेंगे। तो वो ये था कि मैं जो है ना, जब पैदा हुआ तो मुझे डबल नमूनिया हो गया। मैं 6 दिन का था, मुझे 107 बुखार था। मुझे दिसंबर के महीने में 1989 में बर्फ़ की स्लैबों पे उन्होंने खुले आसमान के नीचे डाल दिया कि इसको बचाना है किसी तरीके से। तो जब मेरी दादी के पीर मुर्शद आए, जिनको मेरी दादी मानती थी, उन्होंने आके जब मुझे देखा, उन्होंने मेरे पाँव देखे, तो उन्होंने कहा इन्हों कुछ नहीं होता, देख लिया ना, बच गया ना, तो आगे भी बच जाएगा। मेरे पाँव की उंगलियाँ जुड़ी हैं अंगूठे के बाद, दोनों पाँवों की। अच्छा। दोनों पाँव की अंगूठे के बाद जो पहली 2 उंगलियाँ होती हैं वो दोनों जुड़ी हैं, हड्डियाँ अलग हैं, लेकिन स्किन ऊपर से जो है ना वो ऐसे ही एक ही है। उन्होंने जब मेरे पाँव देखे तो उन्होंने कहा थे अनु कुछ भी नहीं होगा। जिसकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ डिफरेंट होना किसी से हट के, वो ब्लेस्ड होता है।
और फिर दादी के साथ अटैचमेंट, वो दादी का भी एक इन्फ्लुएंस था, वो सारी चीज़ें थी। तो मैं बचपन से ही जो था ना वो ब्लेस्ड था। ये नहीं कि मैंने कोई बड़े चिल्ले काटे हैं और मैंने बड़ी कोई तपस्या की है कोई पहाड़ों जंगलों में जाके तो मैं इस फील्ड में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब अगला वाक़या मैंने आपको सुनाना था। अच्छा, उसका आपके घर से वो जो जिन्नात थे वो चले गए फिर? नहीं, वो घर हमने बेच दिया। कभी नुकसान पहुंचाया उन्होंने कुछ? देखें, हम जब से निकले उस घर से, उस घर में कोई रह नहीं सका। 28 साल वो घर बर्बाद रहा है। मेरे चाचू वहाँ आ रहे, उनकी शादियाँ नहीं हो सकी। उस घर ने खुशी नहीं देखी, उस घर को खुशी देखना नसीब ही नहीं हुआ। उस घर ने लड़ाई झगड़ा और फितना ही मांगा। क्या जिन्नात हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं? कुछ शरारती भी होते हैं, कुछ साइलेंट, कुछ कहते नहीं है। देखें, जिसने आपको अपने वजूद का एहसास दिला दिया ना, जिस मखलूक ने, समझे उसने आपको नुकसान पहुंचाना है। किसी के अंदर डर डालना भी तो एक नुकसान है ना। आपके साथ अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है यहाँ पे, ठीक, इसका क्या मकसद है? शरारत का क्या मकसद है? कि ये खौफज़दा हो। खौफ में फिर इंसान कुछ भी करता है, बेसाख्ता भागने की कोशिश करेगा, गिर जाएगा, किसी चीज़ से टकरा जाएगा, सर फट जाएगा या गिर जाएगा, टांग फ्रैक्चर हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो ये जो डर है, ये सबसे बड़ा इनका हथियार होता है। हमें सबसे पहले इस डर को काबू पाना होता है, डर को ओवरकम करना। लगता है डर, हमें भी लगता है, हर बंदे को लगता है, किसको नहीं लगता? जान किसको नहीं प्यारी? हमें भी प्यारी है जान, लेकिन हम उस डर को ओवरकम करते हैं। हमने उस पेशेंट मरीज़ के लिए ढाल बनना होता है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करना होता है कि जो गोली है वो हमें लगे, उसको ना लगे। देखिए, जिस बंदे में पहले जादू है, जो बंदा पहले पोजेस्ड है, वो बेचारा डायरेक्ट तो फ़ौरन मसले पे नहीं खड़ा होकर नमाज़ पढ़ सकता, जिसको अपनी होश ही नहीं है, जिसको पाकी क्या नहीं पता। तो वो फिर ये सारा कुछ हमें स्टार्टिंग पे उसको पुश करना पड़ता है, सपोर्ट करनी पड़ती है। वो वाक़या भी मैंने आपसे पूछा था, जो आपकी ज़िंदगी का मुश्किल वाक़या हो, टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो गया हो आपके लिए। गिलगित बल्तिस्तान में ना एक केस मिला मुझे। हिस्ट्री क्या थी, वो जादू करने वाला पहले शख्स कौन, मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। और ये वाक़या गिलगित बल्तिस्तान में मशहूर है, नोमल गांव में। आप गिलगित शहर से निकलते हैं ना, हुंजा के लिए ट्रैवल करते हैं, तो गिलगित से निकलने के बाद जैसे ही आप पहाड़ों पे आते हैं ना, रोड आती है पहाड़ों पे, तो नीचे लेफ्ट हैंड पे एक गहराई में एक गाँव है, उसका नाम है नोमल। आज से कई साल पहले वहाँ पे एक जादूगर था, उसको किसी की बीवी पसंद आ गई। रूए ज़मीन पे जो सबसे पहला जादू किया था ना हारूत मारूत ने आके, वो भी यही था, मियाँ बीवी में जुदाई। शैतान का पसंदीदा तरीन अमल है मियाँ बीवी में जुदाई पैदा करना, चाहे वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हो, पर्सनल ग्रज हो, व्हाटएवर कुछ भी हो। वो जुदाई जो मियाँ बीवी में है ना, ये अल्लाह को भी सबसे ज़्यादा नापसंद है, शैतान का पसंदीदा तरीन अमल है। ये जब इबलीस रात को पानी पे अपना तख्त लगाता है ना, तो सारे दिन की ड्यूटियां करके जिन्नात उसके बाद पेश होते हैं, तो सबसे पूछता है किसने क्या किया। तो जो बताता है ना, मैंने तलाक कराई है, मियाँ बीवी में नाराज़गी करा दी है, मियाँ बीवी को जुदा कर दिया, तो वो बड़ा खुश होता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, औरतों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ फिज़िकल रिलेशन में नहीं आती, उनको बेजारी होती है। ये भी इस जादू की वजह से होता है, या शैतान का इन्फ्लुएंस होता है इस वजह से, तो इबलीस उससे बड़ा खुश होता है। खैर, वो नॉर्मल गांव पे आते हैं। उस जादूगर को ना किसी की बीवी बड़ी पसंद आ जाती है। अब उसने उस बीवी को जो है ना, उस औरत को अपने काबू में करना था, उसके साथ अपना रिलेशन बनाना था। उस औरत के बच्चे को वो पकड़ता है और उसको ना दुकान से ना कुछ गोलियां, टॉफ़ियाँ और इस तरह की चीज़ें वगैरह लेके देता है बच्चे को, ज़रा काबू करने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए। उसे कहता है मुझे ना अपनी मामा के सर के बाल ला के देने हैं। जादू हमेशा आपकी बॉडी से अटैच चीज़ पे होगा, जो आपकी बॉडी से अटैच है या आपकी तस्वीर है। इवन जो आप जूता पहनते हैं, इससे भी जादू हो सकता है। आपकी जराबों पे, आपके बालों पे, आपकी नेल पॉलिश, आपका टावल, आपका टूथब्रश, आपकी कंघी। इस गिलास पे आपने पानी पिया तो इस गिलास पे भी जादू हो सकता है। इस गिलास में आपने पानी पिया ना, आपने ऐसे गिलास पकड़ा और आपने पानी पिया, ठीक है, इससे भी जादू हो सकता है। ये भी मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा जो मेरा पर्सनल है, बड़ा पर्सनल है, बाद में बताइएगा मुझे। इससे रिलेटेड मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा। अच्छा, उसने बच्चे को बोला कि मामा के सर के बाल ला के दो। बच्चा घर गया तो अपनी माँ की गोद में बैठ के ना, माँ के ना सर पे बालों में हाथ फेर रहा है। अब माएँ जो होती हैं वो बड़ा फील करती हैं कि मेरा बच्चा कोई आज नई चीज़ कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो माँ को महसूस हुआ इसने आज तक नहीं मेरे बालों में हाथ फेरा, मैं प्यार करने या चूमने लगती हूँ तो उतर के भाग जाता है या शरारतें करना शुरू कर देता है, ये मेरे बालों में क्यों हाथ फेर है। माँ ने उसको थोड़ा सा सहलाया, बड़े प्यार से उससे पूछा कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, आज मामा के बालों में क्यों हाथ फेर रहे हो। उसने खैर बताया वो फलां अंकल है ना, उन्होंने मुझे कहा कि मामा के सर के ना बाल लेके आओ। अब वो इलाके में मशहूर था कि ये इस तरह के उल्टे सीधे जादू के काम करता है।
अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में ट्रेंड है कि वहाँ पे ना यॉक जो होता है ना, ये आम गाय नहीं पाई जाती, यॉक पाया जाता है। तो यॉक के जिस्म में ना बड़े बड़े लंबे बाल होते हैं, तो जब उसको ज़िबा करते हैं ना लोग, उसका कारपेट बना लेते हैं घर में, उसकी खाल को ज़ाया नहीं करते। हर घर में यॉक की आपको खाल मिलेगी। खैर वो सामने ही पड़ा था, उसकी माँ ने क्या किया, बच्चे को बोला अच्छा मैं आपको देती हूँ। उसको भेजा, थोड़ी देर बाद ना तरीके से जो लंबे लंबे बाल थे ना यॉक के, वो उतार के ना उसने 4-5 बच्चे को दे दिए कि अंकल को दे देना। लेनी शाम को बच्चा गया, जाके अंकल को बाल दे के आ गया। अंकल ने रात को बैठ के क्या अमल किया क्या नहीं किया, रात को 12 बजे के बाद वो कारपेट ज़मीन से उठा हवा में और उसने ट्रैवल शुरू कर दिया। जब वो घर के दरवाजे पे आया तो घर का दरवाज़ा ऐसे खुला है, उस औरत का हस्बैंड बैठा था रेडी कोई चीज़ लेके मारने के लिए उस जादूगर को, जो मैंने सुना है वाकया। अब वो कारपेट ट्रैवल कर रहा है, उस औरत का हस्बैंड पीछे पीछे जा रहा है। जादूगर के घर के दरवाजे पे पहुंचा है, तो जैसे जादूगर के घर का दरवाज़ा खुला, वो सामने बैठ के जो भी जादू तंत्र मंत्र कर रहा था, उसके हस्बैंड ने कर रहा था कि वो खातून हाँ, उसने कहा कि ये औरत आ रही होगी, वो कारपेट आ रहा था। तो वो उसके हस्बैंड ने उसको, इसी फैमिली से रिलेटेड था वो पेशेंट मेरा, इसी फैमिली में से ये जो जादूगर था, ये इसका कोई दूर का रिश्तेदार लगता था इस लड़के का। इसने हमें बुलाया इलाज के लिए, जी आप गिलगित बल्तिस्तान आए। मुझे कहने लगा जी आप बाय एयर आए। मैंने कहा जी ये जो एयरलाइन चलती है ना लोकली पाकिस्तान में, मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता, रिलायबल नहीं है, मैं बाय रोड आऊँगा और मेरे साथ 1-2 लोग भी होंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है। हम लोग चले गए। अच्छा, मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं आगे बैठता हूँ, तो मेरे पास ना तस्बीह होती है ये बेरी की लकड़ी की, बेरी का जो दरख्त होता है ना, इसकी लकड़ी की तस्बीह होती है, और मैं आगे बैठ के ना जिक्र कर रहा होता हूँ जब भी ऐसे किसी ट्रैवल पे निकलता हूँ। इसकी कोई खास वजह है बेरी की लकड़ी? बेरी जो है ना ये अर्श का पौधा है। हमारे यहाँ पे जब कोई मर जाता है ना तो उसके जिस्म को भी जो गुस्ल दिया जाता है वो बेरी के पत्तों के पानी से दिया जाता है। इससे क्या होता है, जब कोई इंसान मरता है तो मरने के बाद उसके जिस्म से हमजाद निकल जाता है, तो फिर जो इंसान का जिस्म होता है ना बिल्कुल पाक हो जाता है इससे गुस्ल देने से। यहाँ पे काले जादू के या जिन्नात जादू के इलाज के अंदर भी बेरी के पत्तों का इस्तेमाल होता है। मैं देता हूँ कि बेरी के पत्तों का पानी, इससे गुस्ल करना है आपने 40 दिन 41 दिन। उसकी लकड़ी जो है ना वो बड़ी इफ़ेक्टिव है, बड़ी पावर है उसके अंदर। ये इससे ऐसी मखलूक़ात को उससे अजियत मिलती है। तो मेरे पास होती है, वो काफ़ी मोटे दानों की है, तो वो मैं आगे बैठ के पढ़ता रहता हूँ। और जब भी मैं किसी ट्रैवल पे निकलता हूँ ऐसे, तो मैं बकरे ज़िबा करके निकलता हूँ घर से, बकरे ज़िबा करके घर में दुआ मांग के सदका करके गोश्त बांट के फिर निकलता हूँ। और ट्रैवल भी मैं रात में करता हूँ, दिन में मेरे से ट्रैवल भी नहीं होता। ये भी मुझे कोई मसला है, दिन में नहीं ट्रैवल होता, रात को ट्रैवल करना है। खैर हम लोग बड़ा एंजॉय करते हुए मोटरवे पे स्टे करते हुए मज़े से ट्रैवल करते जा रहे हैं। मैं हूँ, मेरे से छोटा मेरा भाई और एक मेरा कज़न मेरे साथ था। हमने अब मार्च के महीने में ट्रैवल किया। उन दिनों नारायण का गान वाला रूट बंद होता है क्योंकि वहाँ पे स्नो होती है, तो आप बाबूसर टॉप से क्रॉस नहीं कर सकते, वो बंद होता है। तो पीछे जो रोड है वो पथरीला है, उसको कहते हैं बशाम रोड। वो बहुत ख़तरनाक रास्ता है, वो पत्थर ही पत्थर है और सड़क भी प्लेन नहीं है, वो पत्थरों के ऊपर से आपने गुजरना है। खैर वो हमने कोई 28 घंटे का सफ़र किया और हमें सफ़र में कोई परेशानी नहीं आई। जैसे ही हम गिलगित बल्तिस्तान पहुँचे हैं, वो लड़का हमारे मत्थे लगा है। हमें होटल में वो मिलने आया, मिलने के बाद उसने कहा जी यहाँ डिनर करने चलें। आया है, हम ऐसा गाड़ी में बैठा है, होटल से गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, हमारी गाड़ी हिट होगी, गाड़ी का नुकसान हो गया। उसके हमें मिलते साथ ही पहला नुकसान। मैं क्या, हम 28 घंटे का सफ़र कर गए, गाड़ी को खरोंच नहीं आई, यह बैठा साढ़े नाल ते बेड़ा गर्क हो गया। खैर वो सुबह हमने गाड़ी वर्कशॉप दी, गाड़ी ठीक होगी। उसने कहा फ़ारूक भाई अभी पहला दिन है, आप ज़रा घूमे फिरें। मैंने उसको कहा यार मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ भी है। मैंने कहा यार मैंने ना वो अताबाद लेक देखने जाना है, वो जमी हुई है, वैसे तो पिघली हुई देखी है, तो मैंने जमी हुई देखनी, ऊपर जाके तस्वीरें भी खींचनी। उसने कहा हाँ आप घूमे फिरें तो इंशाल्लाह ताला फिर काम भी शुरू करते हैं। हम चले गए। अच्छा, गाड़ी जब वर्कशॉप से लेके निकले तो गाड़ी का वो 1-1.5 किलोमीटर भी नहीं आया, रेडिएटर कोई मसला हो गया, कूलेंट डाले, वो कूलेंट का भी मसला आ गया। खैर हम गाड़ी लेके ना अपनी चल पड़े। गाड़ी लेके हम गए हैं राकापोशी व्यू पॉइंट पे। वो एक पुल है, तो पुल से ना आप थोड़ा सा चढ़ाई पे चढ़ के ना सामने राकापोशी की वो आपको टॉप नज़र आता है, आप तस्वीरें वगैरह लेते हो। अच्छा, सड़क पे गाड़ी खड़ी करने के बाद ना मैं जब पुल पे खड़ा भाई और कज़न की तस्वीरें ले रहा हूँ ना,
तो पुल के नीचे ना एक वो हवा गोला टोर्नेडो छोटा सा मिनी टोर्नेडो एक बना है और एकदम से ख़त्म भी हो गया। नीचे हालांकि खुश्की थी, कोई पानी नहीं था चल रहा, वो तो जब बर्फ़ पिघलती है तो जैसे पानी गुजरता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये एकदम से पुल के नीचे क्यों बना और मेरी आंखों के सामने। मैंने यार उसको इतना बॉदर नहीं किया। शॉर्ट करते हैं, हमारा वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। एक बाइक आई वो हुंजा से, वो बाइक हिट हुई। वो यार उधर लड़ाई झगड़ा का माहौल एक बना। वो यार हम किसी तरीके से उसको वाइंड अप करके हम आ गए। होटल में रात को बैठे हैं तो ना हमारी डिस्कशन शुरू होगी। हमने कहा यार ये बंदा जब से हमें मिला ना हमारा नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब हमें उसने क्या बोला, सुबह आपने मेरे साथ मेरी लैंड क्रूज़र पे जाना है, मैं आपको अपनी लैंड क्रूज़र पे अपने साथ लेके जाऊंगा और मैं आपको सारा घुमा फिरा के लाऊंगा। मैंने भाई और कज़न को कहा, मैं कि यार मैं नहीं इस एंटिटी से हार मानता, ऐसी की टैसी मैं लाहौर से उठ के 1200-1400 किलोमीटर सफ़र तय करके यहाँ पे आ गए तो मैं ऐसे ही हार मान लूँ, मैंने जाना ही जाना है ऐसी की टैसी। अच्छा, अब सूरह इखलास का ना एक हिसार है, वो जो डायरेक्ट जो है ना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, उन्होंने बताया 7 सिमत में। वो क्या है, मैं अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ। कभी भी आपने ट्रैवल करना है, कब्रिस्तान जाना है या कुछ भी है, कोई भी मामला है, इवन के शादी में भी जा रहे हैं तैयार होके, तो आपको नज़र भी नहीं इससे लगेगी। हर चीज़ के लिए है ये। आपने सूरह इखलास पहले पढ़ के अपने 3 दफ़ा पढ़ के अपने दाएं जानिब फूंकना है, फिर 3 दफ़ा पढ़ के अपने बाएं जानिब फूंकना है, फिर 3 दफ़ा पढ़ के अपने सामने फूंकना है, फिर 3 दफ़ा पढ़ के अपने पीछे, फिर 3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर, फिर आखिर में 3 दफ़ा पढ़ के नीचे और लास्ट में फिर 3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर फूंक लेना। ये 7 सिमत का हिसार है सूरह इखलास का। मैंने भाई और कज़न को कहा यार सुबह ये करेंगे और सुबह ना अपना हम सदका देंगे पैसों का। अब पैसों का सदका मैं कैसे देता हूँ कि कागज़ के नोट को ना बॉडी पे रब करता हूँ, ऐसे ऐसे बॉडी पे, वो चाहे 110 रुपये, 500, 1000 वाट एवर, बॉडी पे रब करके किसी को आप पकड़ा दो। ये बड़ा इफेक्टिव सदका है। अच्छा, आपको गिलगित बल्तिस्तान में फ़कीर नहीं मिलेंगे, वो बड़ा खुशहाल इलाका है। हम लोग होटल से नीचे थे खड़े, हमने सदका वगैरह करके इशार करके निकला है। होटल के बाहर ही खड़े, वो हमें लेने आ रहा था, तो हमें लिटरली ना अल्लाह की तरफ से वसीला बना एक बंदा मिला जो तुरखम बॉर्डर साइड का कोई इलाका था, वहाँ से आया था अपने बेटे के इलाज के लिए, पैसे इकट्ठे कर रहा था। उसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन थे, हमने सारे जो सदके के पैसे ना उसको दे दिए। है वो लैंड क्रूज़र में बैठे सफ़र शुरू किया। अब वो लैंड क्रूज़र भी ऐसे वो बबलिंग कर रही है, उसके चारों टायर्स की अलाइनमेंट नहीं थी ठीक। अब 500-700 फुट की गहराई है और मैं ड्राइविंग सीट के साथ बैठा हूँ, नीचे खाइयाँ नज़र आ रही हैं और लैंड क्रूज़र ऐसे कर रही है। और ये सीज़न भी वो था जिसमें टूरिज़म ऑफ होता है, सड़कों पे बर्फ़ होती है। गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट कहती है मार्च में आप यहाँ पे ना आएँ, सिर्फ हम वाहिद थे जो गए हुए थे और कोई भी नहीं था, सड़कें दूर दूर तक खाली। खैर अब सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करते करते अताबाद ले के साथ ही लेक्सिस हुंजा रिजॉर्ट है, होटल है, वो रेस्टोरेंट भी है, उधर हमने उतरना था। हम जब उतरे तो नीचे कोई बहुत बड़ा चीफ सेक्रेटरी था गिलगित बल्तिस्तान, वो था, उसका कॉन्वॉय ऊपर आ रहा था। खैर हम लोग रुक गए, हम जिस रास्ते से वो ऊपर आए उसी रूट से हम लोगों ने ना गाड़ी नीचे तारी, हम नीचे चले गए। अच्छा, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया तो रेस्टोरेंट की बैग पे आके ना नीचे ऐसे ना सब्ज़ पानी है, आपको नज़र आता है, बड़ा प्यारा व्यू है उसका ना, और वो बर्फ़ सारी जमी है नीली नीली ना। रात के टाइम हम लोगों ने ना तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। एक तस्वीर है मेरी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उस तस्वीर के अंदर ना मेरे पास इधर इधर करके ना एक येलो लाइट है बहुत ज़्यादा, हॉब कोई ना, और उसमें मेरी आंखें भी बड़ी अजीब हैं। हालांकि बाकी भी मेरी 4-5 शॉट हैं एक जगह पे एक ही पोज में, लेकिन वो एक तस्वीर है जिसमें ना कोई चीज़ है, कोई एंटिटी है, वो कैप्चर होगी। ये तस्वीरें हमने बाद में देखी, उस वक्त नहीं हमें कुछ फील हुआ। तो अब हम लोगों ने वापस आना था, वापस आने के लिए गाड़ी में बैठे हैं तो हाय अल्लाह ने मौत दिखाई थी। मैं उसके साथ बैठा तो मुझे कहता है, वो लड़का कहता है फ़ारूक भाई वो सामने से ऊपर जाते हैं हम। मैं कहा नहीं यार, जिस रास्ते से है इधर से ऊपर जाना है। कहने लगा नहीं वो सामने रास्ता, सड़क नज़र आ रही है, बिल्कुल सीधा रास्ता जा रहा है। अच्छा, वहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है ना उसके ऊपर मट्टी डालते हैं, उसको बोलते हैं कक्कर, उसके ऊपर गाड़ी स्लिप नहीं होती, गाड़ी आपकी काफ़ी हद तक स्टेबल रहती है, वरना बर्फ़ पे स्लिप होती है, चेन वगैरह यूज़ करनी पड़ती है। मैं आगे था, भाई और कज़न पीछे थे। मैं कहा यार पागल हो गया ने, ब्रेक नहीं लानी, तुसी जंप मार दो। हमने ना गाड़ी के दरवाज़ों को हाथ डाल के भी गाड़ी अनलॉक ही किया जंप करने के लिए, क्योंकि इसने गाड़ी नहीं रोकनी। और मैंने भी अनइंटेंशनली ये कह दिया भाइयों को, गाड़ी से जंप करो यार, इसने गाड़ी नहीं रोकनी। मजाक में कहा था कि नहीं सीरियसली, हमने दरवाजे खोलने में बकायदा, हम जंप करने लगे, उसने गाड़ी की ना हैंड ब्रेक खींच दी। गाड़ी की हैंड ब्रेक खींची तो गाड़ी पूरी घूम गई, गाड़ी घूमी है, उतरे हैं। मैं फिर थोड़ा सा उससे रूडली बोला, मैं कहा मैं पागल हूँ, तुम्हें क्या नो ब्रेक लगाओ, आगे रास्ता नहीं है। नहीं फ़ारूक भाई रास्ता। मैं कहा ले जी, आपके टेबल से ये दीवार तक गया तो आगे पानी था, वो तकरीबन 300-400 फुट गहराई है। उधर हमारे सिग्नल नहीं थे मोबाइल के, -14 या 15 उस वक्त टेम्परेचर था। और ये रात तकरीबन आपको मैं 11-12 बजे का वाक़या बता रहा हूँ। दूर दूर तक ना इंसान, ना बंदा, ना बंदे की ज़ात,
पहाड़ ही पहाड़। वो रिजॉर्ट में थोड़े से लेक्सिस हुंजा रिजॉर्ट में कुछ लोग होंगे बस, उसके अलावा कोई नहीं। वो गाड़ी अगर हमारी थोड़ी सी आगे जाती, नरम में बर्फ़ पे भी चली जाती ना, हमारी गाड़ी ने शुम नीचे जाना था, क़यामत तक हमने नहीं था मिलना हम किधर गए हैं, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल नहीं है। ये हमें उस सूरह इखलास के हिसार ने और सदक़े ने बचाया था कि हमने मौत देखी थी। और मैं वो आपको अपनी तस्वीर दिखाऊँ अगर, तो वो तस्वीर ऐसी है कि वो तस्वीर अपनी मैं खुद भी देखता हूँ तो मुझे भी खौफ आता है। दिखाइएगा मुझे भी। ये देखें, ये मेरी नॉर्मल तस्वीर है, 4-5 तस्वीरें हैं ये मेरी ना। ये तस्वीर आपने गौर से देखनी है मेरी। इसमें वाकई आपकी आंखें अजीब लग रही है। और मेरे साइड पे एक येलो लाइट है अजीब सी। अब ये 4-5 पोज में ना एक ही पोज में 4-5 तस्वीरें हैं। ये यहाँ पे किसी एंटिटी ने अटैक किया था, लेकिन वो हमें जो हमने हिसार किया हुआ था या जो सदका दिया था हमें उसने बचा तो लिया। फैमिली ने बुलाया क्यों था? क्या उस लड़के के साथ कुछ प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, बहुत सवेर, वो पोजेस था, उसकी फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सवेर किस्म की प्रॉब्लम से जो मैंने नहीं था इतना एक्सपेक्ट किया कि इतना सीरियस होगा, इतना सीरियस हम पे अटैक आएगा। अच्छा, फिर ये नॉर्मल गांव वाला वाक़या इसी ट्रैवल के दौरान उसने हमें सुनाया। जब ये हमारे साथ जताबाल लेक पे एक्सीडेंट हुआ, मरते मरते बचे हैं, इसी ट्रैवल के दौरान जाते हुए जब नॉर्मल गांव आया तो उसने मुझे बताया, फ़ारूक भाई यहाँ पे मेरा वो फ़लाँ रिश्तेदार रहता था, ये उसने एक कारनामा अंजाम दिया था जो पूरे गांव को पता है, गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ लोग जानते हैं। वो जो पोजेस था लड़का, हाँ। फिर उसका इलाज फिर हो उसका गया? इलाज वगैरह किया। मैं 10-12 दिन अम्मा रुके, तो फिर मैं 11 दिन बाद मैं वापस आ गया। मैंने कहा तुम रेमेडीज़ कंटिन्यू करो, बाकी फिर मैं लाहौर से जो करूँगा। अच्छा, फिर इस यहाँ से वापसी के दौरान हमारे साथ क्या होता है, जो तत्ता पानी जगह ना, जब आप बिशाम रोड से ट्रैवल करते हैं या आप बाबूसर टॉप से उतरते हैं, तत्ता पानी का इलाका पोजेस्ड है, वो हॉन्टेड है। वहाँ पे हम जब कोरोना के डेज़ में भी जब हम गिलगित बल्तिस्तान गए थे, हमने वहाँ पे तब भी चुड़ैल देखी थी दुल्हन के लिबास में। ठीक है, मेरे भाई ने भी देखी, मैंने भी नॉर्मल लड़की जैसी? नॉर्मल लड़की जैसी तैयार होकर सड़क पे खड़ी है और किनारे पे खड़ी है पहाड़ के। ठीक है, कि अगर आप उसके बाद ब्रेक लगाएं तो शायद आपकी गाड़ी नीचे खाई में चली जाए। आगे जाके ना हमारे सिर्फ खाई थी, तो पहाड़ की ओट में ना कोई टांगे ऐसे करके ना ज़मीन पे, जैसे आप ज़मीन पे बैठे तो टांगे अपनी खड़ी करके अपना सर टांगों पे रखने, ऐसे कोई बैठा था काले लिबास में, चुड़ैल। मुझे दूर से वो नज़र आ गई। मुझे दूर से जब वो नज़र आई तो पीछे मेरा भाई सो रहा था, कज़न मेरा गाड़ी चला रहा है, तो मैंने ना तस्बीह ऊंची ऊंची पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, ऊंचे पढ़ने से क्या होता है, यह हदीस में कि मखलूक आपका रास्ता छोड़ देती है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। मेरा कज़न मुझे कहो तेनू की है, मैंने उसको इशारा किया, गाड़ी चलाता रहा। अच्छा, एकदम से ना सारे लेफ्ट हैंड पे जो झाड़ियाँ थी या पौधे, छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी होती हैं, वो साकिन थी। हमारी गाड़ी के सामने ना एक छोटा सा टोर्नेडो बन गया। जैसे हम उसके करीब आ रहे थे, जितना हम उसके करीब अब पहुँचे हैं ना, तो वो गायब हो चुकी थी, वो टोर्नेडो ही था। अब उस टोर्नेडो के अंदर से जैसे गाड़ी गुजारी है ना, तो हमारी गाड़ी में से ना एक बड़ी गंदी सी स्मेल आई मुर्दा गोश्त की। और मेरा भाई जो पीछे नींद में था, उसने कोई ख्वाब देखा कि हमारी गाड़ी के ऊपर ना कोई बहुत बड़ी डायन उड़ती हुई कोई एंटिटी है, वो हमारी गाड़ी पे ऐसे आकर चिपक गई है। उसी लम्हे मेरा भाई भी उठा, हमें स्मेल भी आई, और वो टोर्नेडो में अंदर से हमारी गाड़ी गुजरी। आप तो ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं देख चुका था और मैं पढ़ रहा था। मुझे मेरा भाई उठ के कहता, यार ये क्या था, ये क्या हुआ? वो घबरा के उठा, उसने पानी मांगा। कज़न मेरा कहता, तुझे क्या हुआ फ़ारूक, तू ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू हो गया था, क्या हुआ था? और ये हवा गोला एकदम से गाड़ी में आया। फिर मैंने उनको डिटेल में बताया, मैं कि इधर चुड़ैल बैठी थी जिसको हमने क्रॉस किया, और वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, वो शायद हमारी गाड़ी को गिरा देती, कुछ भी कर सकती थी वो। अच्छा, यहाँ पर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि किन किन अशकाल में देख चुके हैं आप ये अनदेखी मखलूक को? जिन्नात को भी आपने चुड़ैल बताया, फिर दुल्हन बताई, तो किन किन मैंने इनको ज़्यादातर अपने इनके असल रूप में ही देखा। इनकी जो शक्ल होती है ना, वो इंसानों से, जिन्नात, ये शैतानी जितनी भी मखलूक़ात है, इनका वजूद इंसानों और जानवरों का मिक्सचर है। ठीक है, आपको इनके हाथ पाँव जो है ना, वो जानवरों जैसे भी नज़र आएंगे। कुछ उंगलियां जुड़ी होंगी, कुछ उंगलियां मिली होंगी, यानी कि 3 उंगलियां हाथ पाँव में, या 4 उंगलियां, ठीक है, या 8-10 होंगी। ठीक है, किसी की दुम है, किसी की दुम नहीं है, किसी के कान लंबे हैं, नोक वाले, आंखें लंबी हैं, दांत लंबे हैं। ठीक है, इनकी बॉडी की जो फिज़िकल अपीयरेंस है ना, जिन्नात और शयातीन के, वो इंसानों से बहुत मिलती जुलती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और इनको पहचानने का, महफिल में या किसी जगह पे पहचानने का तरीका ही अपनी पलक नहीं झपकते। वो लोगों ने कहा ना चुड़ैलों के पाँव मुड़े होते हैं, वो पाँव वाला एक बहुत पुराना हो गया, अब तो सही पाँवों में भी फिर रही होती हैं और लोग फिर जिन्नात फिर रहे होते हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा? एक तो ये निशानी ये अपनी पलक नहीं झपकते। और कोई निशानी है उनकी? अगर 100-200 लोग बैठे हैं तो
अगर कोई शख्स पढ़ने पढ़ाने वाला है, अब हम हैं जैसे कि हम हैं, तो वो हमसे नज़रें चुराएगा, हमसे कतराएगा, हमसे दूर जाने की कोशिश करेगा, और वो किसी तरीके से रोकेगा कि हम ये जो पढ़ रहे हैं या हमने जो इशार किया है वो हम ख़त्म कर दें, या वो जहाँ से जाने की कोशिश करता है। जिस इंसान के साथ ऐसी मखलूक हो या कोई खुद भी ऐसा वजूद में हो, तो उसके साथ ये मसला होता है, इनको अजियत मिल रही होती है। अच्छा, आप क्योंकि इंसानी जिस्म से निकाल भी लेते हैं जिन्नात, ट्रीटमेंट करते हैं, कभी कोई ऐसा हुआ कि ट्रीटमेंट के दौरान कोई फोर्सेस आपके पीछे पड़ गई हों? बहुत दफ़ा हुआ है। मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, ये आपके इसी रोड का, स्टूडियो की रोड का, ये जो एंड पे सोसाइटी नहीं आती, मुझे बहुत क्यों बड़ी। डरा रहे हैं स्टूडियो की रोड का? नहीं, ये वाकया स्टूडियो वाली जो रोड है ना, ये जो मेन रोड है, केनाल रोड, इसी रोड का वाक़या है। मेरे पास एक केस आया 2016 में। हम लोग ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के सेंटर के पास मॉडल टाउन बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे थे हम दोस्त। तो मेरे दोस्त को फ़ोन आता है कि जो उनकी कज़न है ना, उनकी बहन की सास है, बेसिकली उनकी खाला भी लगती थी, तो वो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। अच्छा, ब्रेन हेमरेज जो बैठे बैठे अक्सर होता है वो पैरानॉर्मल होता है, जादू की वजह से होता है, जिन्नात की वजह से, मेडिकली भी नहीं होता हमेशा, ये भी है सीन। मुझे जब उसने बताया फ़ोन पे बात करते हुए कि यार वो आंटी हैं, उनको तो ये हो गया मसला, मैंने उससे कहा, मैं कहा यार किधर है? वो कहता उनको शेख ज़ैद हॉस्पिटल ले गया, वो इतने हालत ख़राब है, पूरा घर परेशान हो गया। मैं कहा ठीक हो जाएंगे, इनको कुछ नहीं है, ये उनके साथ कुछ और मसला है। कहने लगा तू इतना शोर कैसे? मैं कहा मुझे पता है, मैं जो कह रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। खैर वो सारे टेस्ट वगैरह करवा के डॉक्टर ने उनको कहा आप घर चली जाए। वो घर आ गई, हम लोग भी उधर से उठ के समनाबाद उनके घर आए। अच्छा, वो ना रिसेंटली एक घर में शिफ्ट हुए थे रेंट पे, उस घर के अंदर बेरी का दरख्त था और वो घर हाउंटेड था। रात को उस घर में ना, घर के सेन में ना एक दरख्त था, अमरूद का है पता नहीं किस चीज़ का, रात को उस दरख्त पे ना कौवे आके बोलते थे। ये भी हाउंटेड होने की निशानी है, कौवा। मैं इस फील्ड में ना तब तकरीबन 2-3 साल मुझे हुए होंगे आए हुए। हम लोग उनके घर चले गए, घर गए तो ऐसे सारी फैमिली बैठी, सारे रिश्तेदार बैठे। उनकी एक बेटी है, वो भी मीडिया में है। अच्छा, उसके साथ क्या था कि उसके साथ फिज़िकल रिलेशन में वो एंटिटीज़ आ चुकी थी उस लड़की के साथ। मैंने उधर जितने मर्द बैठे थे मैंने सबको बाहर भेजा। मैं कहा जी आप चले जाएँ, आप चलें, इसके अब्बू यहाँ बैठे रहे, ये बैठी रहे, या अम्मी बैठी रहे, और छोटे भाई बैठे रहे, बाकी रिश्तेदारों को मैंने बाहर भेज दिया। उनकी अम्मी से बातचीत शुरू हुई, उन्होंने बताया जी मुझे तो कुछ में अच्छी भली बैठी थी, एकदम से बेहोश होकर गिरी हूँ, ये सारा मामला। मैंने कहा जी आपका घर देखना, घर सारा घूमे फिरे। मैंने उनको कहा, मैं कहा जी आपका घर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो खैर वो उनको भी पीछे ले जाके कम्युनिकेशन करवाई आंटी को। आंटी ने कम्युनिकेशन वगैरह की, मैंने जिन्नात से उनका वादा कराया। फाइनल डिसाइड ये हुआ कि आधा घर अभी लॉक कर रहे हैं, आधा घर में ये रहें, 7 दिन का टाइम है, 7 दिन में घर खाली करना है। आंटी को मैंने बोला आप अपनी बहन के घर जाएं, वहाँ जाके शॉवर लें, गुस्ल करें, आपने कपड़े भी बहन के पहने, इवन जो आपने ग्लासेस पहने इनको भी वॉश करना है, धोना है। इस घर की कोई चीज़ ना आपके जिस्म के साथ अटैच हो। खैर उन्होंने कहा ठीक है। 7 दिन का टाइम हो गया, घर के आधे हिस्से को उन्होंने लॉक कर दिया, फ़ौरन सामान बाहर निकाल के कमरे लॉक हो गए। 7 दिन का टाइम था, उन्होंने घर ढूंढना शुरू किया। आंटी अपनी बहन के घर गई, उन्होंने जाके नहाई और वो ठीक हो गई। उनको दोबारा मेडिसिन नहीं खानी पड़ी, ना वो हॉस्पिटल गई। यहाँ पे उनके एक दामाद आए हुए थे, इसी सारे सीन को उन्होंने देखा। वो ये रोड जहाँ एंड होती है ना, सामने एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के वो ऑथोराइज डीलर थे। खैर उन्होंने तकरीबन कुछ दिन बाद ना मुझे अप्रोच किया, मुझे कहने लगे मैं वो बोल रहा हूँ, उनके घर आया हुआ था, मैं आपसे मिला था, बाहर मेरी रेड कलर की मर्सिडीज़ खड़ी थी। मैं कहा जी मुझे याद आ गए आप। उन्होंने कहा आपसे मिलना है। मैं कहा जी आ जाए मेरे पास, घर आए, घर आके मिले, मुझे कहने लगे आप मेरे साथ चले। अब जब मैं उनके घर आया हूँ ना, इस वक्त जब मैं उनके घर गया हूँ, माशाल्लाह उनके घर के बाहर तकरीबन 5 या 6 करोड़ की गाड़ियाँ खड़ी थी, उनकी अपनी ज़ाती। खैर वो उन्होंने 10 मरले का घर बनाया हुआ था, बड़ा प्यारा घर को अंदर से उन्होंने मुझे दिखाया, घर विजिट कराया। उन्होंने कहा जी इस घर के जितने वॉशरूम्स हैं ना, इनकी लाइट ख़राब रहती है, एक आज आपने बल्ब चेंज किया, अगले दिन फिर ख़राब। मैंने उनको कहा, मैं कहा जी आपका घर हाउंटेड है, इसको क्लियर करना पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे, इतना खर्चा, इतने बकरे लगेंगे, इतनी मेरी फ़ीस, इतना ये, आपको मुझे पिक एंड ड्रॉप देना होगा, सारा मैंने उनसे डिस्कस किया। अब वो बरादरी उनकी कुछ ऐसी है, वो ज़रा शूम है, उनको पैसे खर्चने में तकलीफ़ भी होती है। अभी भी मैं अगर आपको उस सोसाइटी का नाम बताऊं और उस ब्लॉक का नाम बताऊं, उस ब्लॉक में वो घर अभी भी हॉन्टेड मशहूर है। उनके साथ खैर वो मेरी डील ना हो सकी, उन्होंने ना मेरे से रब्ता ख़त्म कर दिया। ठीक 3 महीने बाद उनकी वाइफ की मुझे कॉल आती, उनकी भी दूसरी वाइफ है,
उनका मुझे फ़ोन आता, फ़ारूक भैया आपको मिलना है, मैं वो बोल रही हूँ। मैं कहा जी ठीक है बाजी, मिल लेते हैं, आ जाए। उनसे मुलाकात हुई, वो मेरे पास लीज़ की मेहरान पे आए थे। इतना नुकसान पहुंच चुका इतना था नुकसान उन्हें। पहुँचा। मेरे पास जब आया तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा सारियाँ गड्डियाँ विक गई हैं, सारा कुछ विक गया है, वो कार विक गया, किराए पे आ गए हैं। हुआ क्या, कहने लगे ईद का दिन था, मैंने अपनी ऊपर वाली जेब में ना 2,000 रुपया डालो, 2 500 के नोट और 1,000 का नोट। मैंने आपको कहा ना, जो लोग मानते नहीं हैं, जानबूझ के रेजिस्ट करते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, वो लोग कैसे नुकसान उठाते हैं। आपको सरेंडर करके इसको फेस करना चाहिए, फाइट करनी चाहिए। कहते हैं मैंने ऐसे जेब में नोट डाल रखो तो नोट ज़मीन पे गिरा, तो ज़मीन पे झुका उठाने के लिए तो मुझे एक 500 का नोट मिला, 1,000 का और 500 का एक नोट ज़मीन से गायब हो गया। कहता मैंने पूरा घर ढूंढ मारा, मुझे वो 2 नोट नहीं मिले, मेरा जिस्म कांपा और मैं उसी वक्त ही घर से निकला, गाड़ी में बैठ के दोस्त के घर चला गया हूँ। उसके उधर से उठ के मैं अपनी बाजी के घर गया हूँ, दोबारा मैंने इस घर में कदम नहीं रखा। कहता है इस घर के अंदर लॉकर में से मेरा सोना, मेरे जो प्राइस बॉन्ड होते हैं बड़ी अमाउंट वाले, जो इंटरनेशनली आप यूटिलाइज करते हैं, वो बॉन्ड्स, बड़ा कुछ जो था वो मेरा सारा का सारा गायब हो गया फ़ारूक भाई। और ये घर मुझे लॉस में बेचना पड़ा, 25 लाख लॉस में ये घर बिक गया मेरा। अब आप मेरा इलाज करें। इनका मैंने इलाज शुरू किया। अब इनको क्या होता था कि इनको लेटे हुए ना पे ऐसे पूरी आंखों के सामने फ़िल्म चलती है इनके भी, कि मेरे साथ अब ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है। एक दिन इन्होंने क्या देखा, अच्छा ये सुबह आते थे, शाम को मुझे पिक करते थे। मैं तब रहता था पहले ये इधर ज़मान पार्क के पास धर्मपुरे, वहाँ से मुझे ये पिक करते थे और रात मिडनाइट या फजर के टाइम सुबह मुझे ड्रॉप करते थे। क्योंकि उनकी सोसाइटी में माहौल ऐसा था कि सारे डीलर्स रात को जागते थे, बैठते थे, कभी क्लब में बैठ गए, कभी किसी रेस्टोरेंट में, तो वो सारी रात मुझे अपने साथ वो रखते थे। खैर उन्होंने क्या देखा कि रावी के नीचे कोई बंदा खड़ा होकर ना उनके ऊपर ना कोई अमल कर रहा है। वो सारा उन्होंने अपनी जागती आंखों से देखा है। और ये दिन का वाक़या, रात का वाक़या नहीं है, दिन में वो देख रहे हैं। ईद का दिन था, पहला दिन ईद का। मुझे कहते हैं फ़ारूक ये मुझे नज़र आ रहा है। मैं कहा चलें। हम लोग गाड़ी निकाली, हम रावी स्ट्रीट एग्जैक्ट पॉइंट पे गए, मैं वहाँ पे वो चीज़ें मिली। हमने फिर उन चीज़ों को दरिया में बहाया। अच्छा जो उनकी पहली बीवी थी ना, वो भी उन पे जादू कुछ करती कराती थी। वो इसलिए कराती थी कि दूसरी बीवी से थोड़ा सा गैप आए और मेरा ज़्यादा कंट्रोल इन्फ्लुएंस हो। औरतों को ये होता है ना, दूजी बुढ़ी ਨੂੰ खवाता है, Jealousy। सारी बीवी सारा पैसा दूसरी बीवी को, तो मेरे को तो कख नहीं है वो। अच्छा जब मैं पहली बार घर गया था ना इनके, तो जब इनकी पहली बीवी से उधर मुलाकात हुई तो मुझे कहती है इस घर में तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ। हाँ मैं एक बार सोई हुई थी तो ख्वाब में एक बाबा जी आए, उन्होंने मेरे सर पे प्यार फेरा। उन्होंने कहा पुत्र मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, तेनू कुछ भी नहीं होएगा। इस तरह तो ये तो बड़ी बातें उस मैं ना वो आंटी की ना सारी बातें सुन के तो मैं कहा आंटी मेरे साथ ही फिल्म चला रही है। जब वो कर रही हैं तो उनके हाँ साथ जब तो वो कुछ कर रही नहीं है तो वो होगा। मुझे वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही। मुझे तो सारा समझ आ रहा था यार, वो घर भी हॉन्टेड था, वो आंटी भी कुछ करती कराती थी। अच्छा अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ। जो इंसान शराब पीता है या जना करता है ना, वो भी पोजेस्ड हो जाता है, चाहे उस पर कोई जादू करे या ना करे। वो जनाब शराब बहुत पीते थे और जना भी बहुत करते थे। खुला पैसा होता है ना डीलरों के पास, और रहने के लिए अपार्टमेंट भी, याशी के लिए सब कुछ होता है। मैंने उनकी ना सबसे पहले शराब छुड़वाई। मेरे इलाज में जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो टोटल इस्लामिक हैं। आब ज़मज़म, जैतून का तेल, कलवंजी के दाने, बेरी के पत्तों का गुसल, अब ये सारी इस्लामिक रेमेडीज़ हैं, ये आपने अपनी बॉडी पे अप्लाई करनी है। तो वो मुझे इनको शराब और जना छुड़वाया मैंने, वो इन्होंने खैर छोड़ दिया। अब इनकी बीवी जो कराती थी वो भी जादू का असर था। अब जब मैं इलाज कर रहा हूँ तो सब कुछ टूटना है, चाहे वो जो कुछ भी हो रहा है, चाहे जिसने भी किया हो, सारा इलाज टूटना है। इन्होंने अपनी पहली वाइफ को कहीं पे शिफ्ट किया किसी रेंट वाले घर में, तो इन्होंने मुझे वो घर भी ना विज़िट करवाया, अपनी बेटियों से मिलवाया कि इसका रिश्ता नहीं हो रहा है, इसका ये नहीं हो रहा है, बेटा ये कर रहा है, ये कर रहा है, सबसे मुझे मिलवाया। अच्छा उस घर में ना एक वॉशरूम था, उस वॉशरूम में ना ऊपर ना एक होल था वॉशरूम की छत में। अब मैं बड़ा हैरान था कि वॉशरूम में कौन होल रखता है। अब वो वॉशरूम में होल था और वो एन शावर के पॉइंट के ऊपर था। अच्छा मेरे इलाज में ना हम लोग सिंपल इलाज के दौरान ना काले बकरे का एक सदका देते हैं ख़ास तरीके से। उसमें ये होता है कि जो जादूकार होता है ना वो जादू पलट भी जाता है। इस पर भी मैं आपको एक कोहाट का वाक़या सुनाऊंगा, आपने मुझे याद कराना।
मैं आपको याद करती वाकयात हूँ। बहुत है, हम यहाँ सारी रात भी बैठे रहे तो वाकयात ना खत्म हो। इसके बाद वो कोहाट अभी वाला इसके बाद बकरा- आपने अपना वाला वाकया भी सुना। चले मैं अपना वाला भी सुनाता हूँ आपको। खैर वो इन्होंने ना मुझे कहा कि फ़ारूक मेरा ना एक बकरा देते हम ना, जादू पलटाने वाला भी। इनको ना एक दो डीलरों पे शक था कि शायद वो भी मेरे पे कराते हैं, तो मैंने इनको मना किया, नहीं उनका कोई नहीं इसमें रोल, ये जो सिनेरियो है ना ये दुश्मनी वाला नहीं है, ये कोई पर्सनल ग्रज वाला है कोई रिलेशनशिप में से। खैर वो हमने ना बकरे का सदका देना था, मैं इनके घर से होके आ गया। अगले दिन ना ईद का दूसरा दिन था, अभी हमने बकरे का सदका नहीं दिया। मैं ना तब अपने हाथों में ना, जब मैं इबादत करता हूँ ना तो मैं मेरे अपने सारे हाथों में ना मैं अंगूठियाँ पहनता था, 10 की 10 अंगूठियाँ होती थी। अब नहीं मैं पहनता, खैर पहले पहनता था मैं। खास वजह होती है उसकी? नहीं वो सारे पत्थर पहनने होते थे ना, इस वजह से वो फिर 10 रिंग मैंने अलग अलग सब पत्थरों की बनवा ली थी। अब मैं सिर्फ ये 4 ही पहनता हूँ। ईद का दूसरा दिन था, सुबह मैं अपनी पढ़ाई से फ़ारग हुआ तो मेरे पास ना एक स्टैंड वाला अलम था, तो मैं ना ये सारी 10 की 10 अंगूठियाँ निकाल के, काली डोरी होती थी एक मोटी सी, उसमें डाल के गिरा लगा के तो अलम के अंगूठे में लटका देता था मैं वो लटका दी। हम नीचे गली में आया, हमने गाय खोली, हमने ज़िबा करनी शुरू कर दी। अब ज़िबा करते करते ना मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है कि फ़ारूक साहब थानू छुरी लगनी है, एहतियात करो। अब मेरे हाथ में थी इतनी छोटी सी छुरी, वो खाल उतारने वाली, मैं खाल उतार रहा था और साथ साथ छुरियाँ तेज़ कर रहा था। इस हाथ में मैंने ना रेड पत्थर होता है, उसको पंजाबी में कहते हैं वट्टी, वो इंडिया के लाल किले का पत्थर होता है, यहाँ पे मिलता है, उस पर छुरियाँ अच्छी तेज़ होती हैं। वो मेरे साथ में था और मैं ऐसे ऐसे ना छुरियाँ तेज़ कर रहा था। अच्छा मैंने एक दिन पहले जो मैं उनकी फर्स्ट वाइफ के घर गया था ना, वो मैं आउट ऑफ रूट गया था अपने ट्रीटमेंट के, डैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ माय ट्रीटमेंट। वो मैंने अपने रूट से थोड़ा सा हट गया था, खोज लगाने के लिए। हाँ वो मुझे वो सज़ा मिलनी थी अब उसकी। मैंने बताया ना वो सदका देना सारा कुछ किए बगैर मैं कुछ नहीं करता, वो मुझे अब उसकी सज़ा मिलने लगी थी, खमियाजा भुगतने लगा था। मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है छुरी लगनी है, मैंने उसको इग्नोर किया। अब देखें, अब जब आप इस हाथ में छुरी पकड़ के पत्थर पे उसको रगड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं ना, ऐसे हल्की हल्की तो नहीं ऐसे करेंगे, फोर्स लगा के रगड़े हैं। लिटरली वो छुरी मेरी इन 4 उंगलियों पे चली, आज भी निशान है, ये मेरी उंगलियों पे अभी भी निशान है। ये मेरी उंगलियां चारों कट गई, वो 4 उंगलियां कट गई तो मैं तो तकलीफ़ से मेरा बुरा हाल, और मैं अपने अंदर से कह रहा हूँ मुझे आवाज़ आ भी रही थी, मैंने इग्नोर किया। खैर उसके बाद छत पे गए, छत पे जाके तो मुझे इतनी देर में मुझे फ़ोन आ गया कि जी फ़ारूक साहब हम आपको लेने आ रहे हैं, आप रेडी रहे। मैं रेडी हो गया, नहाया, गुस्ल वगैरह किया, कपड़े बदले, मुझे आके उन्होंने गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बैठ के ना मैंने अपनी झोली में अंगूठियाँ रखी सारी और मैं अंगूठियाँ पहन रहा हूँ। तो मेरा ना ये 4 उंगलियाँ कटी थी, ये अंगूठा मेरा बच गया था। इस अंगूठे में जो मैं स्टोन पहनता था उसका नाम है जहर मोरा, उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री और बड़ा मुतबरिक पत्थर है और बड़ा इफेक्टिव पत्थर है वो। मैंने जब उसकी अंगूठी को देखा ना तो उसके ना सेंटर में लाइन थी पत्थर के ना, ऐसे लंबा था वो, इतना मोटा इतना लंबा पत्थर, वो उसके सेंटर में लाइन थी। मैं देख के मैं कही ये कैसे टूट गया, सुबह तक तो ठीक था। मैंने ऐसे टिश्यू पेपर पकड़ा तो अंगूठी वो बारीक सी थी, मैंने उसको दान से ना ऐसे हल्का था थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा किया तो टिश्यू पे रखा तो वो ऐसे खुल गया पत्थर, ऊपर से नीचे तक एंड तक टूटा हुआ था। वो उसने कोई अपने ऊपर कोई असर लिया, पत्थर ने क्या किया। खैर वो मैंने 2-3 बार फिर पत्थर मंगवाया अपने पहनने के लिए, बनवाने के लिए, वो ज्वेलर से बनाते बनाते टूट गया, वो मुझे दोबारा नसीब ही नहीं हुआ पहनना। इनके इलाज के लिए फिर जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो हमने यहाँ पे आके बकरा दिया तो पता क्या चला, शाम को उनकी वाइफ वॉशरूम में शावर ले रही थी तो टाइल होती है, टाइल वो ऐसे नोक के रुकी ना उनके आगे से ऐसे गुजरी है, उनके सर में लगते लगते बची है। और बड़ी खौफजदा हो गई, उन्होंने इनको फ़ोन किया कि मेरे नाल लै होया जे, तो फारूक भाई ने पूछो की वजह है, तो मैं कहा जी वो बच गई जे, तुसी क्या सी बकरा दियो, तो मैं कहा उन्होंने को हुण बंदे दी पुत्र बन जा। मान लिया फिर उन्होंने? हाँ नहीं वो आगे से मुस्कुराई, वो जिसको कहते हैं ना खसियानी हसी हसना, और नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ, मैं की करना, मैं तो किसी को जानती नहीं, मैं तो इंज मैं तो बिल्कुल। उसी रात हम वापस आ रहे थे इसी केनाल रोड पे, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, मुझे ड्रॉप करके ना तो वो वापस आ रहे थे तो इधर एक मदरसा आता है जब पंप के पास, जब सड़क कर्व हुई है, उस दिन उन्होंने जिद की कि आज मैंने ड्राइव करना है, तुम साथ बैठो। वैसे ड्राइव नहीं, वैसे वो भाभी ड्राइव करती थी क्योंकि मैंने मना किया था, मैंने कहा इनके साथ मामला है, ये ऐसी एंटिटी सड़क के बीच में आके गाड़ी को करने की कोशिश करती हैं या गाड़ी के टायर ब्रश कर देती हैं, एकदम से गाड़ी घुमा देती हैं, बड़ा कुछ होता है, तो आप बाजी खुद चलाया करें, इनको ना चलाने दिया करें।
खैर वो क्या हुआ कि वो कहते हैं कि मैं जब इस कट पे आया ना, तो इस कट पे अंधेरा होता था पहले बहुत ज़्यादा, इस टर्न पे, तो कहते हैं सड़क के दरमियान में कोई चीज़ खड़ी थी, तो उसको देख के ना मैं शल हो गया हूँ। अब वो जब वो टर्न होता है, अगर आप गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे ना करें तो गाड़ी सीधी नहर में चली जाएगी। वो कहते हैं, मेरी भाभी कहती है कि मैंने पकड़ के स्टीयरिंग ऐसे घुमाया तो गाड़ी बकायदा पूरी घूमी और हमारा वहाँ एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, ये बात मैंने पहले भी सुनी है कि जो सड़क पे हादसात होते हैं वो अक्सर जिन्नात की वजह हाँ से जी, वो होते हैं। जिन्नात की वजह से होते हैं। तो उन्होंने खड़ा किसी को देखा है, तो वो जो खड़ी थी चीज़, वो खैर इनको अटैक तो नहीं कर सकी, ये चीज़ें अटैक करती हैं बाकायदा। ये जो सड़कों के ऊपर अक्सर हादसात होते हैं उसकी बड़ी वजह ये भी होती है। इसलिए ये अहादीस में है कि जब भी सफ़र करो, सफ़र करने से पहले अपना सदका दो या इमाम ज़ामिन बांध लो कि मैं अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचूंगा, तो ये जो पैसे मैंने सदक़े की नीयत से अपनी बाजू पे बांधे हैं, ये मंजिल पे पहुंच के किसी को सदका कर दूंगा। अच्छा, ये काला जादू का भी आपने बताया कि आप पर भी हुआ था, ये कैसे, क्या सिनेरियो था, क्यों किसी ने करवाया था या किसी डील करते करते ये हमारी फैमिली की तरफ से चलता आ रहा था। मैंने उसमें सारा कुछ बहुत फेस किया और इतना कि हमारी लाइफ जो है ना वो टोटली बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो चुकी थी कि लाइफ में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक्सपीरियंस था सारा? एक्सपीरियंस ये था कि आप सोच लें कि मैंने डिप्रेशन में जाके, ऐसा इंसान डिप्रेशन में भी जाता है ना, शैतान का सबसे बड़ा हथियार ही होती है मायूसी, नाउमीदी। मैंने सुसाइड अटैम्प्ट भी की हुई है कि ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं था और ये अर्ली यंग एज की बात है। वो हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप फाइनेंशियली, सोशली, फैमिली वाइज हर चीज़ आपकी ख़राब होती है, आपका कुछ भी ठीक नहीं होता, आपको अपनी ज़िंदगी में कोई उम्मीद की किरण नहीं नज़र आ रही होती, तो फिर आपको मौत आसान नज़र आती है कि मैं मौत को अपना लूँ। तो फिर किस तरह से छुटकारा? वही जो आप सारा अमल करते हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे इलाज करवाने के और मेरा इलाज भी किसी ने नहीं किया। मैं अल्लाह की तरफ से एक वसीला बना कि मैं ईरान चला गया। ईरान में रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का मशहद में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे एक दरवाज़ा, उसका नाम है बाब शिफ़ा। मुझे वहाँ से शिफ़ा मिली है। मैं जब वहाँ से आया था ना तो मेरी ज़िंदगी का रुख पलट गया था। वहाँ से आने के बाद वहाँ से फिर मुझे तबरुक में इमाम अली रज़ा की जो कब्र मुबारक है, उसकी जो ज़री है, वो कमरा होता है एक, ज़री उसको बोलते हैं, उसके चारों कोनों में ना फूलों के गुलदान लगाए जाते हैं सुबह फजर के टाइम, फ्रेश डेली। और जो एक दिन पहले के होते हैं उनको फूलों को उतार के बांटा जाता है। वो जिनके घर औलाद नहीं होती वो अपने लिए लेके आते हैं फूल, वो पैकिंग में बाकायदा वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मैं वो लेके आया, वहाँ से नमक लेके आया, तो मुझे वहाँ से शिफा मिली थी। मेरा किसी ने इलाज नहीं किया हुआ। और मैं अक्सर, कुछ लोग केसेस ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं जी हम नहीं, या कुछ लोग बिलीव नहीं करते, या कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं करवा सकते इलाज, तो मैं उनको कहता हूँ भी उधर चले जाएँ, या नजफ़ चले जाएँ मौला अली के रोज़े पे, या मशहद चले जाएँ। आपका यकीन है ना, आपके साथ तो हो चुका हाँ, है। मैं तो इन चीज़ों को फेस किया। मैं आपको ग्लास वाला एक वाक़या सुनाने लगा था। कोहाट वाला भी अभी रहता है? हाँ, कोहाट वाला भी रहता है। एक मेरी फेसबुक फ्रेंड थी, वो लाहौर में ना एक बड़ी मशहूर एक सिंगर है, उनका सैलून था इधर गुलबर्ग में, वहाँ की ना वो जीएम या मैनेजर थी। डाइवोर्सी थी वो, और उनकी एक बेटी भी थी। मेरे साथ काफ़ी देर से फेसबुक पे अटैच थी। मेरे से उन्होंने जिक्र किया कि मैंने आपसे मिलना है। अब मुझे कोई भी मिलने का कहता है तो मैं उसको घर ही बुलाता हूँ, मेरा कोई बाहर ऑफिस नहीं है। और फर्स्ट टाइम भी कोई आने का कहे तो मैं उसको खाना वगैरह खिलाता हूँ, ऐसे नहीं मैं जाने देता कि आपने खाना मेरे घर खाना है, या कुछ चाय शाम की या रात का खाना या दोपहर का खाना वो आपने खाना है। इन्होंने कहा ठीक है, मैं रात को आऊँगी अपनी दोस्त के साथ, तो हम खाना खाएँगे, दाल चावल खाएँगे जी, हमें दाल चावल पसंद है। मैंने खैर लक्ष्मी से दाल चावल मंगवा लिए इनके लिए। वो मुझे पसंद करती थी, मेरे से शादी करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था। ओह। वो अपनी दोस्त के साथ आई। अब वो जो दोस्त आई थी ना वो बड़ी फनकार थी। अब डाइनिंग टेबल पे ना हम बैठ के खाना खाने, जिस खातून का मैं वाक़या सुना रहा हूँ वो लड़की इस तरह बैठ गई, उनकी दोस्त इस तरह बैठ गई। अब जो इधर जो दोस्त बैठी थी ना वो बड़ी तेज़ थी, वो मुझे ना हर तरह से ऑब्जर्व भी करी, जज भी करी, कुछ पढ़ा भी रही थी मेरे ऊपर। अब जो लड़की मुझे पसंद करती थी मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठी। आज हम खाना खा रहे हैं। अच्छा, मैं खाना खाते वक्त ना बात कम करता हूँ, मैं खाना बड़ा मगन होकर खाता हूँ। मेरी आदत है कि इंसान सब कुछ करता है, खाने लज्जत तो ले ना, जायका तो ले, ये नहीं कि बस डाली जाओ, नहीं, मैं खाने का जायका लेकर तसल्ली से खाना खाता हूँ। मैं मज़े से खाना खा रहा हूँ, उनकी बातें सुन रहा हूँ, उनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वो मुझे ऑब्ज़र्व कर रही। अच्छा, जो इधर बैठी थी ना वही, उनके आगे ना कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी, तो मैंने ना अपना गिलास उनको दिया। मैं कहा मुझे ना इसमें ना आप कोल्ड ड्रिंक डाल दें। अच्छा, उन्होंने ना ये ग्लास जो होता ना,
ये गिलास मेरे आगे से ना यहाँ से उठाया ऐसे पकड़ के ऊपर से अपने आगे रखा, उन्होंने ड्रिंक डाली और मेरे आगे रख दिया। अब मुझे इस फिल्म का नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब उन्होंने जब मेरे आगे रखा ना पीने के लिए, तो जहाँ पे उनका अंगूठे का था ना वो थंब प्रिंट, वो जगह थी कि जहाँ से मैंने अपने होंठों को लगा के पानी पीना था। खैर वो उन्होंने बोतल दी, मैंने पी ली। अब वो बोतल होती है मीठी, मीठे से आप पे जादू बहुत जल्दी होता है कि साथ तो उनके फिंगरप्रिंट से वो सारा कुछ मेरे अंदर, और साथ ऊपर से बोतल भी चलेगी कि आपके एक किस्म का कहना है कि अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने शायद अंदर भी कुछ डाला हो या ना डाला हो, लेकिन ये इतना काम उन्होंने किया था जो। अब उनके जाने के बाद ना मुझे खैर बड़ी बड़ी लड़कियां मिली हैं, मीडिया के बहुत लोग आते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां। उनके जाने के बाद ना मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ बहुत ज़्यादा, जो खातून पसंद करती, जो मुझे पसंद करती थी, मुझे नहीं पता, मुझे उनका ना ख्याल आ रहा है बार बार, मैं सोच ही जा रहा हूँ। मैं अपने आप से सवाल करूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो फलानी लड़की भी इतनी खूबसूरत थी, वो फलानी भी इतनी, फलां से भी मिले, फलां से भी मिले, आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये इसके बारे में ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा मेरी रूटीन है, रात को मैं खुद पढ़ने बैठता हूँ, अपना इबादतें जिक्र वगैरह करने। अब हमने लोगों को चेक करना होता है ना, मैंने अपने आप को चेक किया, फिर बैठ के आंखें बंद करके बैठ कर पढ़ रहा हूँ, तो फिर वो मेरे सामने ना सारी फिल्म आई कि वो अपने हाथ पे कुछ लगा के लाई थी। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। वो मैंने ना अगले दिन उठ के ना उनको शाम को फ़ोन किया, मैंने कहा आप कल आई थी मेरे घर, तो कहती मैं आपका फ़ोन एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे नहीं था पता इतनी जल्दी आपका फ़ोन आ जाएगा एक ही दिन में। मैंने कहा आपने जो किया अच्छा नहीं किया। कहती मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं कहा मान जाएंगी तो अच्छा है, नहीं मानेंगी तो कोई फ़ायदा, कोई भी बात नहीं। मैं कहा अगर आप पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी, आप मुझे डायरेक्ट बोलती। कहती मुझे नहीं पता था, मुझे तब पता चला कि आप भी मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, और मैं डाइवोर्स हूँ, मेरी एक बेटी है। मैं कहा इसमें कोई बात नहीं, आप मुझे कहती, मुझे डायरेक्ट कह देती, मैंने आपका कि मैं आपको इनकार कर देता ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं मानना भी होता शायद मैं कंसीडर करता, सोचता तो ये आगे हम बात करते, कुछ कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता। मैं कहा आपने हरकत गलत की है। कहती मैंने क्या किया। मैंने फिर उसको सारा बताया। मैं कहा वो दाएं तरफ बैठी वो ये कर रही थी, आप हाथ पे ये लगा के लाई थी, आपने गिलास उठा के मेरे आगे ऐसे रखा और वो सारा कुछ मेरे अंदर गया। मैं कहा मैंने सब देख लिया। वो हैरान रह गई। वो हैरान रह गई। कहती मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप इसको ट्रेस कर पाएंगे। अच्छा ये क्या होता है कि ये आपकी बॉडी के ना जिस्म का जो ज़र्रा ना, इसमें से लिक्विड और ये बड़ा कुछ निकलता रहता है हमारे जिस्म के, हमें नहीं पता। ये जैसे पसीना है, ठीक है, अलग अलग गैस, अलग अलग लिक्विड हमारे पूरी बॉडी से ना निकलता रहता है, हीट निकलती रहती है, हथेलियाँ हमारी अक्सर गर्म रहती हैं। तो वो अपने हाथ पे कुछ पढ़ के आई थी कि जब पसीना आएगा ना वो आपका जो है ना वो आपने गिलास पे लगाना है और वो इनटेक में कर जाऊँ किसी तरीके से। तो ये उन्होंने फिल्म चलाई। मुझे बड़ा उस पर हुआ कि यार लोग इतना दूर तक प्लान करके आते हैं कि यार हम इस किस्म की प्लानिंग करेंगे। तो फिर आपके दिमाग से निकल गई वो? हाँ, फिर मेरे दिमाग से निकल गई, निकालनी पड़ी ना। मुझे रहने तो नहीं दे सकते थे दिमाग के अंदर। मैं कहा आपने गलत किया। अगर आप वैसे मुझसे बात करती कि किसी को पसंद करना, शादी का इजहार करना, इसमें गलत नहीं है, आपकी बेटी भी है, कोई बात नहीं। मैं कहा शायद मैं कंसीडर करता, लेकिन अब नहीं। रिश्ते जादू की बुनियाद पे नहीं बनते। मैं कहा जब तक आपका जादू का असर रहता तब तक मैं आपसे अट्रैक्ट रहता या मुझे आपसे मोहब्बत रहती। जब ये जादू का असर ख़त्म होता तो मेरे लिए तो आप नॉर्मल होती ना, मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं रहनी थी। जादू से अगर कोई फीलिंग्स पैदा की हो तो तब तक रहेंगी ना जब तक जादू है। जब जादू ख़त्म तो वो फीलिंग्स भी ख़त्म। ये जादू करना इतना आसान है? ये मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है। हाँ बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हमारे यहाँ पे आजकल एशिया का पूरी दुनिया में बहुत ईजी एक्सेस हो गई है जादू की, बहुत ईजी। कि आप देखें ना, सोशल मीडिया का दौर है, किसकी तस्वीर नहीं मिल सकती, हर एक की तस्वीर पे जादू होता है। 1,500 रुपया कॉस्ट कम है किसी को मारने का, जादू करने की। ये 1,500 में आपको ज़्यादा कॉस्ट बता रहा हूँ, इससे भी कम कॉस्ट होगी किसी को मारने का, जो जादू में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके लिए। वो बंदा 40 दिन में बीमार हो के मर जाएगा। जादू के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, कब्रों पर जादू होता है, गुड्डे में सुई लगा दो, उस तरह का जादू होता है। ये सारी बातें सच होती हैं? मेरे पास में एक लड़का आया, उसने ऐसे टेबल पे ना 10 लाख रुपए रखा। कहता मेरा बाप किसी ने मारा है जादू से, उसका नाम बता दो। मैं कहा भैया 10 लाख उठाओ और जाओ। मेरे दोस्त के साथ वो आया था। उसके वाला साहब बहुत बड़े प्रॉपर्टी वो बिजनेस टाइकून थे और उन पे जादू हुआ, उनके गुर्दों के ऊपर उनका पुतला बना के
पुतला बना के जिस पुतले के ऊपर जिस बॉडी पार्ट के जिस पॉइंट पे जिस पोजीशन पे जादू करके सुइयां लगाई जाती हैं ना, वो बॉडी पार्ट डैमेज होता है। उनके गुर्दे डैमेज किए गए थे, उनका पुतला दफन था। ये उसने खुद मुझे सारा कुछ बताया। ये मैंने केस डील नहीं किया, लेकिन मैं आपको एज ए स्टोरी सुना रहा हूँ। 40 दिन में उसके अब्बू की डेथ हुई है, बिल्कुल 40 दिन में। ड्रिंक करते थे वो जनाब, उसके वालिद साहब। और उन पे जैसा कि आपने बताया जादू करना आसान होता है, क्योंकि अंदर गंदगी नजासत है ना पाकी है। उनको एक डायन नजर आती थी, कहते थे जा चली जा कालिए चली जा, मेरे को की लेना, मेरी जान छड़ दे। उसके अब्बू ये कहते थे, लिटरली ये अल्फाज बोलते थे। कहता हम लोग डर जाते थे, कैसे बैठे हुए खाना खाते, अब्बू ने कहना कालिए छड़, मेरी जान छड़ दे, की लेना ही मेरे को। तो उधर कोई नहीं था होता। कहता मैं बड़े लोगों के पास गया, एक बंदे ने तो ऐसे हाथ में से इत्र निकाल के दिखाया, बड़े लोगों ने बड़ा कुछ दिखाया। अब वो ज़्यादा जो एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं ना, एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस लोग होते हैं, वो ऐसे नुकसान उठाते हैं। कहता एक लड़के पे, एक आदमी पे मैं मुतमईन हुआ था, उसने मुझे इत्र शित्र निकाल के दिखाया, बड़ा कुछ दिखाया। तो उसने मुझे कहा था 2.5 लाख लगेगा, तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उसको कहा था पहले इलाज कर, बाद में 2.5 लाख दूंगा। तो इस चीज़ पे हमारा इख्तलाफ हो गया, हमारी डील नहीं हुई और मेरे अब्बू की डेथ होगी। अब्बू की डेथ के बाद अब्बू का 10 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा। अब यहाँ तो जिस बंदे ने मारा उसका फ़ायदा होगा उस 10 करोड़ में, यहाँ हमें पता चलता है 10 करोड़ का है। आप ये 10 लाख लें, उस बंदे का नाम बताएं। मैं कहा भाई ये पैसे उठाओ, तो जिंदा पे होते 2.5 लाख नहीं लाया, मरे थे 10 लाख लान आ गए, मैं पागल है क्या? 10 करोड़ के लिए? मैं कहा मैं तुम्हें नाम बता दूं, तुम जाकर उस बंदे को मार दो। बिल्कुल। मैं कहा भाई अपने घर में, अपनी फैमिली में खुद ढूंढो, खुद तलाश करो कि तुम्हारे अब्बू की मौत से इस वक्त पे इस टर्नओवर में किसको फ़ायदा था, और इस टर्नओवर से पहले तुम्हारे अब्बू का किसके साथ क्लैश हुआ। मैं कहा तुम्हें खुद मिल जाएगा, मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। कोहाट वाला भी एक वाक़या आप बता रहे थे, जो आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी का बड़ा खौफनाक वाक़या है। कोहाट का यह था कि इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, नाम नहीं मैं लूँगा, बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, लाहौर में भी कैंपस है उसका। उधर का लड़का था, उसका किसी लड़की के साथ सीन था प्यार मोहब्बत का। लड़की भी राज़ी थी, शादी करना चाहते थे आपस में दोनों, शादी तक बात भी आ गई। जो लड़की वाले थे ना, वो एक ट्राइब फैमिली थी, वो थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं, कबीले से बाहर नहीं करते शादी। लड़की की माँ ने लड़के पे जादू किया, वो हॉस्टल की छत से ना छलांग लगाने की कोशिश करता था लड़का। उसका दिमाग इस कदर कंट्रोल था, उसको आवाज़ें आती रहती थी। 3rd फ्लोर था उनके हॉस्टल का, उसका रूममेट था, आज भी मेरे साथ अटैच है, कनेक्टेड है मेरे साथ। वो मुझे बताता है कि फ़ारूक भाई हम लोग 10-10 लड़के उसको पकड़ते हैं, लेकिन ये काबू नहीं आता। ये टेरेस से जंप करता है, हम लोग बड़ी मुश्किल पकड़ते हैं, हमें काबू नहीं आता। अब हम लोगों ने रूम चेंज किया है और हम 2 या 3 लोग इसके साथ एट अ टाइम रहते हैं। खैर वो मेरे पास आया लाहौर, मैंने उसका इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान ना वो चीज़ उसके अंदर बोलनी शुरू होगी। मसान जिसका मैंने पहले जिक्र किया ना एक वाक़े के अंदर, ये राख का, इसमें क्या है वो जो जिस मुर्दे की वो राख होगी ना, उसके हमजाद का कंट्रोल होगा, उसके अंदर असर है, उस मिट्टी के अंदर, उस राख में, उस हमजाद का, उस शैतान का कंट्रोल है। वो अगर आपने जिस मकसद के लिए जिस इंसान को खिला दिया, आप जो चाहेंगे वो होके रहेगा। उसको भी वो खिलाई हुई थी। अच्छा, मसान को तोड़ने के लिए हम हाके शिफा का इस्तेमाल करते हैं। हाके शिफा करबला की हाक होती है, और उसके बारे में रवायात है कि उसके ऊपर ना 3-4 वैसे उसकी वैसे भी शिफा है कि आप किसी भी बीमारी में वो इतनी सी ज़रा सी मिकदार में वो आप खा लें तो आपको शिफा मिल जाती है। लेकिन कुछ सूरतें ख़ास उसके ऊपर पड़ी जाती हैं, उसको फिर उसको खिलाना होता है, तो वो उस मसान को काटती है। वो उसको खिलाई तो उसकी तबीयत में ना स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई। मैंने उससे बोला, मैं कहा तुम हॉस्टल ना रहो, तुम अपनी ना फैमिली के पास जाओ, घर जाओ। वो एक पहाड़ों का एक माहौल है उधर। अच्छा, जब दरिया आप क्रॉस करते हैं ना तो जादू टूटता है, जादू का असर भी कम होता है। कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो दरिया पार नहीं जा पाती। तो मैंने उसे बोला, मैं कहा तुम कोहाट चले जाओ, वहाँ पे जाके फैमिली के पास रहो, फैमिली का माहौल में, पहाड़ों शहाड़ों में रहो, नेचर को एंजॉय करो। उसने कहा ठीक है फ़ारूक भाई। वो चला गया, उसकी तबीयत में ना वो ठहराव वगैरह सब कुछ आना शुरू हो गया। मेरे ना ऐसी जहन में आया, मैंने कहा यार आपके इलाके में बकरे सस्ते होते हैं। उसने कहा हाँ फ़ारूक भाई, 2-3 हज़ार का अच्छा बकरा मिल जाता है। तो मैंने पहले इससे पूछा, मैं कहा अपना कीका किया हुआ? कहता नहीं मेरा कीका नहीं हुआ हुआ। मैं कहा पहले अपना कीका करो, ये भी मेरी शर्त है। जिन लोगों का कीका नहीं हुआ था मैं इलाज से पहले उनका कीका करवाता हूँ, कीके का बकरा दिलवाता हूँ, चाहे वो लड़का उसके 2, लड़की है तो 1। उसने खैर अपना कीका किया,
अकीके के बाद मैंने उसको कहा 5वें 6वें दिन मैं कहा एक बकरा लेके आओ। अच्छा इसने मुझे बताया, वो एक ही गांव के थे लड़की भी, इसने मुझे बताया कि वो लड़की की माँ ना वो फलां बाबे के पास जाती है, हमारे गांव में मशहूर है, वो काला जादू करता है और बड़ा पाए का करता है कि, और उसको अपने आबाओ अजदाद में से जो है ना वो ट्रांसफ़र हुआ हुआ, सीना पसीना मिलता है। सीना पसीना इल्म ऐसे होता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अगर किसी दादे के पास है तो अपने बेटे को गले लगाएगा और 3 बार कहेगा कि मैं अपना दिल में से सारा इल्म जो है ना तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आज से मेरे तमाम इल्म की कमांड, इसके ऊपर पूरी ग्रिप, हर चीज़ कंट्रोल तुम्हें मैं दे रहा हूँ। वो ट्रांसफ़र हो रहा था इल्म। वो उसको सीना पसीना मिला हुआ था 3-4 पुश्तों से। मैंने से कहा, मैं कहा यार एक बकरा लेके आओ, और बकरे का ना हमने इस तरीके से सदका करना है। ये जादू पलटाने वाला सदका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जादू पलटता है। इसमें यह होता है कि जब आप अल्लाह के हजूर कुर्बानी पेश करते हैं तो आप अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से ये कहते हैं कि ऐ अल्लाह पाक तेरी बारगाह में मैंने एक जान का सदका पेश किया है, इस जान का सदका अपनी बारगाह में कबूल कर और मेरी जान खुलासी कर दे, मेरी इस मुसीबत को, इस परेशानी को, मुश्किल को, इसको ख़त्म कर दे। वो कहता है कि ठीक है फ़ारूक भाई मैं ले आऊँगा काला बकरा। अच्छा अब काला रंग का भी लोग इतराज़ करते हैं, जी काला ही आप क्यों कहते हैं? काला जो रंग है ना वो एंटिटीज़ को, नेगेटिविटी को, वाइब्स को, रेस को, इसको रिफ्लेक्ट करता है। वाइट जो है वो एब्जॉर्व करता है। ओके, ये काले रंग की ये भी फजीलत है कि पलटाता है। अक्सर माएँ बच्चों को काला टीका लगा देती हैं, ठीक है, या लोग काला धागा बांधते हैं, या गाड़ियों पे लोगों ने मिरर के साथ एक काला कपड़ा बांधा होता है, ठीक है, उसकी वजह यही होती है। उसने ना, मैंने उसको फ़ोन पे, मैं उसके साथ था, मैंने कहा बकरे की मुझे एक ना तस्वीर भेजो या वीडियो क्लिप भेजो। उसने मुझे बकरे की तस्वीर भेजी। मैं कहा ओके। मैं कहा अब इसके दोनों कानों में ऐसे ऐसे बोलो, इसका गिबले की रुख मुँह करवाओ और इसको अल्लाह अकबर कह के छुरी फेर दो खुद। कहता मैं खुद नहीं फेर सकता। मैं कहा कोशिश करो, हिम्मत करके फेर दो। कहता मैंने आज तक नहीं फेरी, डर लगता है, कसाई पास है। मैं कहा नहीं, छुरी खुद फेर दो, बाकी कसाई करे। फिर जब छुरी फेर देगा ना, इसकी गर्दन अलग करके सामने रखनी है, इसकी गर्दन के सामने बैठे रहना जब तक सारा गोश्त तैयार ना हो जाए। तुमने उधर चेयर पे बैठे रहना, वो बैठा रहा। वो तरीका ख़ास तरीका, वो मैंने सारा तरीका नहीं बताया। खैर वो सदका हो गया। अगले दिन वो बाबा मर गया, काले जादू वाला। मतलब ये वन टाइम था, ये वन एक सदका दिया। रात उसने कहीं अपना चिल्ला जहाँ पे बैठता था किसी आस्थाने में, वहाँ पे अंदर बैठा हुआ था। अगले दिन सुबह वो कहीं घर वापस नहीं गया। घर से कोई लोग आए देखने के लिए तो दरवाज़ा खुला तो आगे मरा हुआ पड़ा। ओके। अब वो होता क्या है कि जो एंटिटीज़ आपने किसी को मारने के लिए भेजी होती है ना, जब वो सदका से दिया जाए या वो सामने से कोई पलटाए, अमल करके कुछ भी करे, तो वो वापस जाके आप पे अपनी फोर्स यूटिलाइज करती हैं, आप पे असर दिखाती हैं। इस तरह भी मतलब रिफ्लेक्ट बैक करती है। एक मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसा कि आपने कहा कि काला जादू बहुत आसान होता जा रहा है, एशिया में हर कोई कर सकता है। पूरी दुनिया में, एशिया में तो नहीं, पूरी दुनिया में बहुत ईजी हो गया, वर्ल्ड वाइड। इसी तरह से अगर कहीं बैठकर किसी ने जिन्नात बुलाने हैं, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे और अभी हम जिन्नात बुलाना चाहें, क्या मेथड होगा? सिर्फ एक मोमबत्ती जलाएंगे हम इधर तो जिन्न आ जाएंगे। बस एक आग का शोला चाहिए, क्यों? क्योंकि ये आग से बने हैं। बस अभी यहाँ पर मोमबत्ती जलाएंगे, जिन्नात आ जाएंगे, हाँ बुला सकते हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे, क्या पढ़ेंगे? कुछ भी नहीं, वो खास चीज़ें हैं, वो फिर लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो नुकसानदेह है, लेकिन सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गूगल पे, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बेशुमार मौजूद हैं, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। बुलाना बहुत आसान है, हम अभी इस वक्त भी बुला सकते हैं, ठीक है, कि 10 मिनट के लिए कोई लाइटर ऐसा मिल जाए जो 10 मिनट तक जलता रहे, हम वो उसको जला के उसके शोले से भी बुला सकते हैं। 10 मिनट तक यहाँ पर आग जलाएंगे, जिन्नात आ हाँ जाएंगे। जिन्नात आ जाएंगे। दिया जला लें, मोमबत्ती जला लें, लकड़ियाँ जला लें, कुछ भी जला लें। आग चाहिए हमें, क्यों? क्योंकि ये आग से बने हैं। शीशा चाहिए हमें। और वापस कैसे जाएंगे? वो वापस जाने के लिए फिर वो कभी कभी अपनी डिमांड सामने रखते हैं। अगर वो कितना ये नहीं पता कितना पावरफुल है, फिर वो फोर्स लगानी पड़ेगी, कहना पड़ेगा। वो ना जाए, हम में से किसी के साथ अटैच हो जाए, हम में से कोई उसको पसंद हो जाए, उसके साथ चल पड़े, ये हम नहीं जानते। अच्छा, पॉसिबल है कि हर जिन से पीछा छुड़ाया जा सके? हर जिन से छुड़वा सकते हैं, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने इनके हमारे दरमियान पर्दा रखा है। कुरान पाक में तकरीबन 27 या 28 के करीब आयात हैं जिनमें जादू और जिन्नात का जिक्र है। फिर अलग से सूरह जिन्न है जिसका नाम ही सूरह जिन्न है, ठीक है। तो इधर बैठ के सूरह जिन्न भी पढ़ें तब भी जिन्न आ जाएंगे, ठीक है। आप लफ्ज़ जिन भी बोलना शुरू करें तब भी जिन्न आ जाते हैं। ये कायनात का एक निज़ाम है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, आप, मैं या जो आपकी टीम है, हम जो कुछ बोलते हैं ना, हमारे बोलने से एक साउंड जनरेट होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है।
अब जो साउंड है ना, इसके औसाफ है, इसकी एक तासीर है जो पूरी यूनिवर्स पे जिसका इम्पैक्ट है। सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए नहीं, पूरी यूनिवर्स में। यूनिवर्स 7 ज़मीन 7 आसमान, जिसको 14 तबक कहते हैं। अक्सर एक लफ्ज़ मुहावरा बोला जाता है, तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वो 14 तबक क्या होते हैं? 7 ज़मीन और 7 आसमानों के बारे हैं। इन 7 ज़मीनों 7 आसमानों में अलग अलग मखलूक़ें हैं, पूरी एक कहकशां है, एक यूनिवर्स है। ये पूरी यूनिवर्स में उस साउंड का एक इम्पैक्ट है, एक इफ़ेक्ट है, उसने असर करना ही करना है। आप जो लफ्ज़ बोलते हैं, आप जिस चीज़ को, अब देखें ना, कुरान में अल्लाह कहता है मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे। मेरे बारे में अच्छा गुमान करो, ठीक है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया, साइंस ने नया इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में एक रिसर्च हुई, सजाए मौत का कैदी था। वो लोग करते हैं जिनको सजाए मौत हो जाती है उन पर रिसर्च करते हैं। ये मैं अक्सर इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ। वो सजाए मौत का कैदी था, उसकी आंखों में पट्टी बांध के उसको बिठा दिया, उसको बोला तुम्हें फलां सांप डसेगा, उसके डसने से तुम्हारी मौत होगी। उन्होंने 2 कॉमन स्पिन्स ना उसके हाथ पे चुबा दी, सही चुबाई जैसे किसी ने डंक मारा हो। 15 मिनट बाद वो मर गया। मरने के बाद उसकी बॉडी की ऑटोप्सी की। एक होता है पोस्टमार्टम जो सिर्फ फ्रंट से होता है, एक होती है ऑटोप्सी, उसमें पूरे जिस्म से खाल उतारी जाती है और बॉडी पार्ट के कोने कोने से ना एक एक ड्रॉप जो है ना DNA का और वो ब्लड का, वो हर चीज़ को ना वो चेक करते हैं। उस इंसान के जिस्म के कोने कोने में से उसी सांप का जहर मिला जिसका नाम उसको उन्होंने बताया। वो रेटल स्नेक था, कोबरा था, वट एवर जिसका भी नाम था, वो पूरे के पूरे जिस्म में उस सांप का जहर मिला उनको। ये कैसे पॉसिबल? इसकी सोच से, माइंड पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप जो सोचते हैं वो हो के रहता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आज के पॉडकास्ट में हमने जिन्नात की इकसाम जानी, जिन्नात कैसे इंसान पर हावी हो सकते हैं, वो वाक़यात सुने, काला जादू इंसान को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, ये भी डॉक्टर फ़ारूक शाह ने हमें बताया। एक नई एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।